हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ए टू जेड टीचिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं। तो जो हमारा पहला नियम है वो है राउल्ट का नियम। ये कह रहा है किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो पकड़िएगा। विलयन यहाँ से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हमारी जो कल की क्लास आई थी उसमें मोल प्रभाज, मोलरता तीनों टॉपिक के बारे में बताया गया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें। तो इसमें बोला है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आप लोगों ने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ा होगा। ये जो हमारा फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जहाँ पे पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये होता है हमारा विलयन का वाष्प दाब। तो ये हमारा फार्मूला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का। तो ये हमारा फार्मूला जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का है और ये है विलेय के मोल पर। तो कल मैंने आपको बताया था अगर ऊपर कैपिटल एन है और नीचे 2 बार कैपिटल एन आए अगर फार्मूले में तो वो विलायक का मोल प्रभाज होता है। अगर 2 बार स्मॉल एन आए तो वो विलेय का मोल प्रभाज होता है। यहाँ पे बोला है कि विलेय के मोल प्रभाज, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एन आया है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो वाष्प दाब ये हमारा हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा और इसका एक फार्मूला निकल के आता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन में ये हो जाएगा, ये मोलों की सब विलेय के मोलों की संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा विलेय का अणु भार, सॉरी विलेय का भार तो डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में कैप एम बी। यही हो गया हमारा। तो अब ऐसे न करके आपको मैं सीधे सीधे बता दूं कि जो यहाँ पे होता है विलेय का अणु भार, इसमें जो एक ये होता है इसको हम इन्फिनाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चा है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल है। तो इसका जो फार्मूला है वो निकल, अगर हम यहाँ पे करें तो इसको हम इन्फिनाइट मान लें तो हो यहाँ पे हम इसको इन्फिनाइट रख लेते हैं। ठीक हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर पी नॉट माइनस पी एस डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए अपॉन में इन्फिनाइट प्लस का डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये हमारा इन्फिनाइट है तो इसको तो कुछ समझ नहीं, तो ये हो जाएगा नीचे हमारा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, अंदर अंदर का बाहर गुणा गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी, विलायक का अणु भार है ये एम ए इंटू डब्ल्यू बी कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा आता है फार्मूला निकल के, जिससे कि इससे बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। तो इस वाले फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो राउल्ट का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विलयन में जो वाष्प दाब होता है तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। विलयन कैसे मिलकर बनता है, तो विलेय और विलायक से। तो इसमें हम विलेय की बात कर रहे हैं, तो विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल प्रवाह के बराबर होता है, ना कि विलायक के मोल प्रवाह के। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर 1 है राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। अगर देखो, तनु सांद्र आप लोग जानते होंगे, जो पतला होता है उसको तनु बोलते हैं, जो गाढ़ा होता है उसको सांद्र। तो राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू, अगर तनु विलयन पर लागू होता है तो जाहिर सी बात है सांद्र विलयन पर लागू नहीं होगा। राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 है राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलयन पर लागू, क्योंकि राउल्ट का नियम में था क्या, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में, यानी अवाष्पशील विलयन में। तो राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। नंबर 3 राउल्ट का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। राउल्ट का नियम सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोलराउस का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये भी कोलराउस का नियम है हमारा, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, धनायन की मूलर चालकता तथा ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। एक बार फिर से सुनिएगा। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, धनायन की मूलर चालकता तथा ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। जहाँ पर ये हमारा है, यहाँ पे हम नॉट भी लिख सकते हैं, और ये अनंत है इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे है लैम्डा एम इन्फिनाइट, ये होता है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, ये होती है हमारी धनायन की मूलर चालकता, और ये होती है हमारी ऋणायन की मूलर चालकता। तो किसी दुर्बल अनंत तनुता पर, फार्मूले से डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, धन आयन की मूलर चालकता, ऋण आयन की मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। एक बार फिर से, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, धन आयन की मूलर चालकता, ऋण आयन की मूलर चालकता दोनों के योग के बराबर होती है। मतलब जो हमारी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता है वो धनायन की मूलर चालकता, ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता। जहाँ पे जो हमारा लैम्डा एम इन्फिनाइट है ये हमारी होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, ये होती है हमारी धनायन की मूलर चालकता, माइनस की वी लैम्डा एम इन्फिनाइट ये होता है ऋणायन की मूलर चालकता। तो अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, धन आयन की मूलर चालकता, ऋण आयन की मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताएं, और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए। थैंक यू।